नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात राजनीतिक रूप से तख्ता पलट की ओर जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल से लेकर मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं। वहीं अब यहाँ के सियालकोट स्थित आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट में कई बड़े धमाके हुए जिससे आर्मी बेस पर आग लग गई। इन धमाकों से पाकिस्तान पूरी तरह दहल गया है। यहाँ पर मुख्य निशाना पाकिस्तान में आर्मी बेस को बनाया गया है। दरअसल पाकिस्तान में तख्ता पलट के बीच सियालकोट में बड़े धमाके हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है और यह लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच धमाकों का होना इमरान सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। गौरतलब है कि इसी महीने पेशावर की शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 64 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए और इसके बाद अब ये नया धमाका हो गया। वहीं अब सियालकोट में हुए इन धमाकों की वीडियो भी वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के सियालकोट आयुध डिपो पर कोई बाहरी चीज पहले आकर गिरी, इसके बाद वहां पर आग लग गई है। आयुध डिपो में एक के बाद एक कई बार धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा है। गौरतलब है कि सियालकोट का कंटेनमेंट इलाका पाकिस्तानी सेना के सबसे पुराने सैन्य अड्डों में एक है। यह शहर के पूरी तरह से सटा हुआ है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस समय मौजूद हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आशुतोष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, भारत की डिप्लोमेसी को सराह रहे हैं, भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको सराह रहे हैं इमरान खान, लेकिन भारत पर क्या असर पड़ने वाला है इमरान खान के साथ जो हो रहा है उससे? देखिए, मेरा मानना है चंद्रशेखर जी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए भारत में, पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक अलग ढंग के रिश्ते की शुरुआत की और ये स्पष्ट नीति रखी कि आतंकवाद से उनकी दूरी होगी तो हमारी नजदीकी होगी, दोस्ती होगी। इसके चलते आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया और इस तरह की शुरुआत उन्होंने दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पठानकोट किया और इस तरह के तमाम आतंकवादी घटनाओं में उनका हाथ नजर आया और उन्होंने अपनी प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया, तो भारत ने एक दो टूक रुख अपनाया कि एक, पाकिस्तान को दुनिया की बिरादरी में अकेला कर देना है, दूसरा, किसी भी हालत में उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सिद्धांत अपनाया इस सरकार ने कि गोली और बोली दोनों साथ नहीं चल सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की स्थितियों से भारत पर कोई सीधा असर पड़ेगा ये नहीं है, लेकिन भारत का जो रुख है इसका असर पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता से जरूर पड़ा है और ये जो उनके खिलाफ माहौल देश में बना है पाकिस्तान में, इसमें भी भारत के साथ उनके रिश्तों का काफी असर होगा। क्योंकि देखिए, जो भी देशों का रिश्ता आपस में पड़ोस में होता है, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, इसका हमारे देश की राजनीति में भी बहुत इसकी अहमियत है। जबकि पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा देश, ऐसी स्थिति में भारत जैसा मजबूत देश पाकिस्तान के प्रति क्या रुख रख रहा है और इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत पाकिस्तान में कोई बातचीत का दौर नहीं हो पाया, जबकि इसके पीछे आप देखें मुशर्रफ जैसे व्यक्ति के साथ भी वाजपेयी जी की बातचीत हुई थी और जब वाजपेयी जी ने फौज को खड़ा कर दिया था, तैनात कर दिया था 11 महीने तक पाकिस्तान के साथ एलओसी पे खड़ी थी भारत की सेना, उस समय मुशर्रफ ने सरेंडर करके एक तरह से कहा था। आपको याद होगा कि जनवरी 2002 में उन्होंने घोषणा जब की है, 2003 में, कि हमारी धरती का इस्तेमाल
आतंकवाद से नहीं किया जाएगा, जबकि मुशर्रफ ने ही कारगिल किया था, दुनिया जानती है। उसके बाद ही भारत ने एक ये मानते हुए कि पाकिस्तान का ये कमिटमेंट है राष्ट्रीय स्तर पे कि आतंकवाद का साथ वहां की सरकार नहीं देगी, फिर फौजों को वापस दिया था, नहीं तो युद्ध होना 2001 में तय था। तो ऐसे में जब मुशर्रफ से भी बात हुई, आप देखिए शरीफ से भी बात हुई, एक जमाने में उसके पहले आपको मालूम है भुट्टो से बात होती थी, तमाम जितने भी शासक हुए, चाहे वो सैनिक शासक थे चाहे सो कॉल्ड लोकतांत्रिक शासक थे, लेकिन इमरान खान की एक ऐसी सरकार है जिसमें भारत ने कोई भी ओपन डायलॉग, गुप्त रूप से तमाम बातचीत हुई होगी, लेकिन ओपन डायलॉग पीएम टू पीएम या विदेश मंत्री टू विदेश मंत्री नहीं के बराबर। तो ऐसे में ये भी एक बहुत निगेटिविटी काउंट की जाती है पाकिस्तान जैसे देश। तो भारत के साथ जो उनके रिश्ते में चलती रही है, इसका उनकी घरेलू राजनीति पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है और आज की स्थिति में और जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जी चंद्रशेखर। बिल्कुल आशुतोष शर्मा जी, देखिए पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो वो भारत को बुरा कहने से शुरू होता है और भारत को बुरा कहकर ही समाप्त होता है। ऐसे में कैसे देखते हैं कि इमरान सरकार खतरे में है? हालांकि इमरान खान ने तारीफ की है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो आज़ाद है और वहाँ पर स्थितियाँ बहुत खुली हुई है। अब ऐसे में कैसे देखते हैं अगर सरकार गिरती है, तख्ता पलट होता है, तो निश्चित रूप से आईएसआई और सेना, ये दो कहीं ना कहीं ये दो तत्व हैं जो मुख्य रूप से हावी होंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, इमरान खान के बारे में सबसे पहले कहूँगा वो एक अच्छे क्रिकेटर जरूर रहे अपने जमाने के, उन्होंने बहुत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जनता ने उनको नहीं चुना, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कराया गया। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने बड़े प्रयत्न करे कि कोई शांति वार्ता हो सके, जिससे कि हमारे दो देशों की बायलैटरल टॉक्स होंगी तो समस्या का कोई हल भी निकलेगा। ये पहली दफा है कि जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार की, ये पहली दफा है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हो पाया। वाजपेयी जी थे, उन्होंने बड़ी खुशी, उसके बाद भी मुशर्रफ से बात, और उससे पहले भुट्टो जी से बातचीत, नवाज से बातचीत, पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान में जनता के शासनकाल में बहुत ज्यादा ताकत है और तोड़ की कार्रवाई काफी यानी जनता जाती है। पाकिस्तान की जनता भी देखते कि भारत एक इतना बड़ा, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतनी बड़ी आबादी है, भारत के साथ प्रधानमंत्री ने कितना उसको अच्छे तरीके से संभाल के सरकार को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। कोरोना की महामारी को भी बड़े अच्छी तरह से हैंडल किया। बीमारी के लिए लोगों को टीकाकरण 190 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में लग चुके हैं लगभग, और ये टीकाकरण हमने भारतीय देशों को सहायता के रूप में दी जाए। आज जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल के कगार पर आ चुका है, आर्थिक रूप से बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है। जिस देश से अगर कोई हेल्प के लिए मांगने के लिए जाते हैं उनको हेल्प नहीं देते हैं। अभी रशिया भी होकर के आए थे, उससे पहले यूएन में भी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करी, लेकिन उनको कोई ज़्यादा इसमें कोई सफलता रिस्पॉन्स नहीं मिल पाए। वास्तविक समस्या ये है कि पाकिस्तान ने, एक हम हिंदी में एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मेरे साथी अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की भूमि को टेररिस्ट के लिए स्थान नहीं देंगे, टेररिस्ट को कोई जगह नहीं है। इसी वादे पर हमने उनके सैनिकों को लौटाया था कारगिल युद्ध के बाद। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। जो जनता से वादे कर रहे हैं उसको अभी तक आज तक नहीं निभाया। इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करी अपनी लाइफ से फेस सेविंग के लिए कि उनके पास कोई चारा नहीं था कि अपने देशवासियों को बता सके कि हमारा पड़ोसी देश इतना बड़ा देश है, 135-140 करोड़ की आबादी है, और उस सरकार के पास एक कोई सुनिश्चित प्लान है। भारत जो है एक सुनिश्चित प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, इतने बड़े देश को चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास कोई निश्चित प्लान नहीं है, क्योंकि वो एक पपेट बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय पीपल नहीं है, दे आर इलेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इसमें अगर कुछ करना भी चाहे तो उसमें वो बड़ा अपने को असमर्थ महसूस कर रहा है। और दूसरा, वो राजनीतिक तो है नहीं, क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि एज ए प्लेयर ही वाज अ गुड क्रिकेटर बट नॉट अ गुड पॉलिटिशियन।
कश्मीर को मुद्दे को उन्होंने बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करी, लेकिन वहां उनको कोई सफलता नहीं मिली। ये समय है पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आवाम को देखने का कि वो इंट्रोस्पेक्ट अपने को अपना मूल्यांकन कर सके कि हम देश को किस तरह से बिल्कुल अच्छे सुचारू। ठीक है, सतीश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब उनसे भी लेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सतीश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। सतीश वर्मा जी, कैसे देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में इमरान सरकार जाती है और कुछ रद्दोबदल होता है, कुछ तख्ता पलट होता है, तो भारत के संग उसका क्या बड़ा असर होगा? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब गीता के एक श्लोक से दूंगा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये पाकिस्तान के कोर एजेंडे में है, क्योंकि उसे 71 की जंग का जो दंश लगा है, उससे तब से वो पूरी तरह लगातार उसने देखा जंग से मत जीत नहीं सकता हिंदुस्तान से, उसके कोर एजेंडे में टेररिज्म है। तो हम समझते हैं इमरान जाए, उसके बाद नवाज शरीफ आए या कोई आए, उनका एजेंडा हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रहेगा, क्योंकि वो उनकी रग रग में कश्मीर कोर इशू है। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हालांकि इमरान खान की पार्टी के ही 2 दर्जन सांसदों ने ये कहा है, जो ओपोजिशन, जो चाहे नवाज शरीफ की पार्टी है या भुट्टो की पार्टी है, दोनों ने जो करीब 100 सांसदों ने जो शक्ति परीक्षण के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है, उसमें इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ से भी 2 दर्जन सांसद है। हालांकि उसकी सरकार पर तलवार जबर से लटक रही है, उसका फैसला भी आने वाले दिनों में होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंतिम में 27 मार्च को शायद उस पर कोई निर्णय होगा। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई कुर्सी पर आए, उसको चलाएगी ISI, उसको चलाएगी पाकिस्तानी सेना, क्योंकि उन दोनों के बिना पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चला सकता। आज देखिए जो सियालकोट में बम धमाका हुआ, उसमें उन्होंने सफाई दी है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन न्यूज एजेंसी है सरकारी, उसने कहा नहीं ये तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन वहां लोगों का मानना धमाका इतनी जोरदार था कि लोगों की दीवारें हिल गई, दूर दूर तक गूंज उसकी सुनाई दी। और बल्कि वो केवल ऑर्डिनेंस डिपो नहीं था, उसके गैरिसन डिपो भी था। अब समझा जा सकता है कि जिस प्रकार पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है और चल रहा लगातार, कई पहले सिर्फ ऑपोजिशन थी, अब उसकी पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठ रही है, विरोध हो रहा है खुलकर। हम समझते हैं उसका फायदा उठाते हुए वहीं के जो एलिमेंट्स हैं दूसरे, जो इसको पूरी तरह अस्थिर करना चाहते हैं, वो सब लगे हैं। और इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसके पीछे ये पपेट सरकारें हैं पाकिस्तान में जो भी अब तक बनी है, उनका संचालन पर्दे के पीछे वहाँ की सेना और ISI ने किया है। कोई भी आए कोई भी जाए, मेरा मानना यह, क्योंकि मैं पाकिस्तान 2 बार गया, मैंने वहाँ का 2 बार लोगों से बात की, हालात का जायजा लिया। लोग बात करके डरते हैं, हालांकि आम लोगों एक बड़ा वर्ग का लोगों है जो हिंदुस्तान से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन वहाँ की राजनीति भारत की खिलाफत के इर्द गिर्द बुनी है कश्मीर इशूज को लेकर। तो हम समझते हैं कोई आए कोई जाए, लेकिन उनका एजेंडा, कोर एजेंडा वही है। वो दिखाने के लिए दोस्ती की बात करते हैं। इमरान खान जैसे कहा कि भारत से सबक लीजिए, मुसीबत में फंसा है, कुर्सी खतरे में, इस तरह के बयान दे रहा है। यही इमरान खान है जो दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में भी गए, रूस में भी गए, तमाम जगह गए। अफगानिस्तान में इसका क्या स्टैंड रहा तालिबान के बाद।
हम समझते हैं कि ये सब दिखावे की बात है और उनका कोर एजेंडा वही है। भारत को ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे नजर जरूर रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सत्ता बदलेगी तो कोई हमारे प्रति सॉफ्ट नजरिया रखेगा। उनका कोर एजेंडा भारत के खिलाफ है और वो लगता नहीं है कि हाल फिलहाल उसमें कोई बदलाव आ सकता है। बिल्कुल इंदुकांत जी, कश्मीर और कर्जा ये दो चीज पाकिस्तान के राग में सप्तम स्वर में वो अलापता है और इसका फायदा वो हमेशा लेता रहा है। लेकिन अब पूरी दुनिया के सारे मुल्क समझदार हो चुके हैं और अमेरिका छोड़ चाइना और चाइना छोड़ रूस और रूस के बाद अब क्या, लेकिन अब तो शायद इमरान रहने वाले नहीं रहने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो भारत के खिलाफ एजेंडा है उसको भुनाया खूब है पाकिस्तान ने और शायद अब सेना भुनाना चाहती है उसको कहीं ना कहीं। जी चंद्रशेखर जी, देखिए एक संस्कृत से बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसको आत्मज्ञान न हो, आत्मबोध न हो, वो उसी तरह है जैसे जिसके पास भगवान ने चक्षु नहीं दिया है, आंख नहीं दी है, तो शीशा लेके क्या करेगा। तो उसको आसपास क्या वास्तविकता है, क्या स्थितियां हैं, वो नजर नहीं आती हैं, उसकी समझ नहीं होती है। आप देखिए पिछले कई साल हो गए वो ग्रे लिस्ट में है, फाटक FATF के। अब ऐसी स्थिति में उसको कहीं से भी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है, फिर भी वो तालिबान को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान में। और जब अपने ऊपर आफत आई है तो भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती नजर आ रही है, नहीं तो वो कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए हमारे देश में तमाम लोग ऐसे एलिमेंट्स हैं जो JNU से लेकर के केरला तक वो कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और वो पाकिस्तान का गाना गाते हैं, उनका राग अलापते हैं। आज उनको ये देखना चाहिए कि आज इमरान खान को कितना ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भारत में लोकतंत्र कितना अच्छा है। लेकिन हमारे ही देश में जो लोग इसी लोकतंत्र का पूरा लाभ उठाते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। मैं एक आपको घटना आपको रिसेंट पास की याद दिलाना चाहूंगा चंद्रशेखर जी। आप देखें नए साल के मौके पर किस तरह से एक छोटे से हिल टॉप टाउन में जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था मुरी, उसमें लगभग 1 लाख गाड़ियां चली गई पर्यटकों की और हजारों लोग उसमें फंस गए। सरकारी तौर पे माना गया कि गाड़ियों के अंदर बर्फबारी में फंस कर मर गए कम से कम 3-4 दर्जन लोग, लेकिन अनऑफिशियली माना जाता है कि सैकड़ों लोग की डेथ हो गई और लोगों को वहां कमरे में निकलकर बैठने की जगह नहीं थी, होटल खाली थे, लेकिन होटल वालों ने बार्गेनिंग किया इतना कि लोग गाड़ियों में रहने को मजबूर हुए, गाड़ी में वो मर गए, उनकी सांसें रुक गई, वहां पे सांस नहीं ले पाए रात को। जहाँ पे ऐसी अव्यवस्था दुर्व्यवस्था हो वो हमारे यहाँ कश्मीर में लोकतंत्र की दुहाई देता है, भारत में कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जब अपनी सत्ता जब फंसती है, कुर्सी हिलने लगती है, तो आप देखें सबसे पहले वो जनरल बाजवा से जाके मीटिंग करते हैं, अपने ISI के लोगों से मीटिंग करते हैं। तो ये पता चलता है, जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे, सतीश जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि लोकतंत्र की दुहाई, लोकतंत्र की बात करने वाला पाकिस्तान हो नहीं सकता है। जहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिन्ना ने जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया, उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने के बाद भारत से 1 साल बाद कहा था पत्रकारों से और कुछ वहाँ के शासकों से, ये इतिहास में है, मैं आपको बताऊं कोट कोट, कि मैं जा रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू के पास, हमसे गलती हो गई, मैं उससे कहूंगा कि फिर से पाकिस्तान भारत को एक कर दे, हमसे बड़ी भूल हो गई कि हमने पाकिस्तान अलग कराया। तो पाकिस्तान वास्तव में एक फेल्ड नेशन है, वहां पे डेमोक्रेसी नाम की चीज न तो थी, न तो है, न निकट भविष्य में होने की कोई संभावना है। जी आशुतोष जी, इमरान खान वो असर नहीं छोड़ पाए जो परवेज मुशर्रफ और कहीं नवाज शरीफ ने छोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कोई बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए इमरान खान। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मैंने आपसे कहा इमरान खान कोई एक राजनीतिक नेता नहीं है, उनको ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री ने उनको अपॉइंट करा है। राजनीति की उनको ABC नहीं पता और आसपास के अपने पड़ोसी देश से किस तरह से सौहार्दपूर्ण बना के रखने चाहिए, ये उनको जानना चाहिए कि भारत उनका सबसे
निकटतम पड़ोसी है और उससे अच्छे संबंध बना के रखना पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान की जनता के हित में ही होगा। और उन्होंने अभी तक कोई भी एक बातचीत की, कोई ऐसी वो नहीं करी कि भारत के साथ कोई बातचीत करके कश्मीर समस्या को बढ़ा करके एक अच्छे माहौल के वातावरण बना सकें। तो राजनीतिक ना होने के नाते वो एक कठपुतली बन करके, जैसा उनको आदेश होता है मिलिट्री का या ICI का और जैसे संगठन है टेररिस्ट संगठन, जो जिस तरह से उनको नचाना चाहते हैं वो उन्हीं के इशारे पर नाचते हैं और उन्हीं के इशारे पे अपने संदेश देते हैं, जनता को पहुंचाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अब जो लोगों ने जिन संगठनों को अपने देश में पनाह दे रखी है, जिसको अपना संरक्षण दे रखा है, वो ही आज उसके ऊपर इतने हावी हो रहे हैं कि वो चाहते हुए भी शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान की स्थिति को यहाँ तक लाने में इन संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इमरान खान को कोई सफलता नहीं मिली। जैसे मेरे सतीश जी ने बताया, पाकिस्तान होकर के आए, मैं भी पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मरी पहाड़ों पर होकर के आया। देखा मैंने वहाँ की जनता, शायद जनता भारत से के साथ मिलना चाहती है, लेकिन राजनीतिक नेता जो पाकिस्तान के, वो एक ही अलाप रखते हैं जनता के सामने, कश्मीर की समस्या। हिंदुस्तान हमसे नहीं चाहता, हिंदुस्तान हमसे दोस्ती नहीं चाहता, हम चाहते हैं। वो एक उल्टी पिक्चर जनता को दिमाग में क्रिएट करते हैं, जिससे उनकी वो सत्ता पे काबिज बने रहे, सत्ता पे अपने बैठे रहे। और वहाँ के नेताओं का सत्ता पे बना रहना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जनता के हित के बारे में उन्होंने ना तो सोचा और ना मुझे कोई ऐसा समझ में आता कि आगे सोचेंगे। हमने जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बात की, कश्मीर समझौता, शिमला समझौता हुआ था और 1970 की लड़ाई लगभग 1 लाख सैनिकों को हमने कितने महीने तक खाना खिलाने के बाद उनको वापस करा था। तब तो भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और शांति की उसमें ही आगे बढ़ता रहा है। अगर भारत का देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तक निखायती अपनी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया है। और पाकिस्तान जहाँ कर्ज मांगने के लिए भी गया है, तो सऊदी अरब जैसे देश ने भी उनको कर्ज देने से इंकार कर दिया। ये दिखाता है पाकिस्तान की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में इमरान खान की प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में कितनी नीचे गिरी है। एक सुई जैसी चीज भी वो अपने देश में खुद नहीं बना रहे हैं, सारा का सारा विदेशी से आयात कर रहे हैं। चाइना ने उसके ऊपर काफी कर्जा उसने चढ़ाया और बड़े बड़े देशों में है। और इस सब आर्थिक से उभरना भी उसके लिए आसान नहीं है। अपना चिंतन मनन करें, सोचें और ये देखें कि हम देश को किस जनता को अच्छा शासन प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में उन लोगों ने अभी सोचा नहीं। बिल्कुल। सतीश वर्मा जी, अगर कोई मान लीजिए ISI या सेना प्रभावशाली होती है, कमर बाजवा प्रभावशाली होते हैं इमरान को हटाकर, तो कहीं ना कहीं वो भारत को लेकर चीन के संग क्या डील करेंगे या अमेरिका के संग क्या बातचीत करेंगे, ये भी फिर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में निर्भर करेगा इस बात पर कि वहाँ पर प्रभावशाली सत्ता भारत को लेकर क्या रुख अपनाती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि 2 हाथ में उसके लड्डू हैं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना। मुझे याद आता है कि मैं वो चाइना से सटा इलाका है जो हमारे अविभाजित, और ये जनता को सब पता भी लग गया है। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पुतिन से मिले थे, पुतिन ने सतीश वर्मा जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सतीश वर्मा जी, क्या फर्क पड़ने वाला है अगर इमरान नहीं रहते हैं सत्ता में, तो फिर कमर बाजवा प्रभावशाली होते हैं या कोई और अन्य दल प्रभावशाली होता है व्यक्ति, तो भारत को लेकर नई बातें होंगी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए फर्क पड़ता है मामूली रत्ती बात सत्ता। देखिए, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की सत्ता थी तब जनरल मुशर्रफ उनके सेना प्रमुख थे। उन्होंने जो कारगिल करवाया किसी छुपा नहीं है, वो बाद में खुलासा भी हुआ कि कारगिल किसने करवाया। उसके बाद नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ के टाइम भी नवाज शरीफ थे ही, उसके बाद जो भी सत्ता में आए उन्होंने यही किया। ये किया कि समय से ये सब चलता आ रहा है। कट्टरपंथी जमातें वहाँ इतनी प्रभावशाली हैं, सेना, ISI, और आप देखिए मुझे दूसरी बार गिलगित जाने का मौका मिला जो बिल्कुल चीन से सटा इलाका है। वहाँ पर मैंने देखा कि JKLF की वो जो शाखा थी वहाँ, यहाँ जैसे यासीन मलिक है जो तिहाड़ जेल में बंद है, वो
पाकिस्तान से आजादी की बात करते हैं। यही सीन मैंने मुजफ्फराबाद में देखा, जब मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में आजादी की बात कर रहे थे पाकिस्तान से। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो आग लगाए हुए जो शीत जो लड़ा आतंकवाद के नाम पर, उसके यहाँ शांत किए, वहाँ जो भी उसका कब्जा उसने प्रिंसिपल स्टेट जम्मू कश्मीर पे कर रखा है, वहाँ लोग उससे आजादी चाहते हैं। ये आज की बात है, कई सालों में चल रहा है। मैं 2004 में गया था, तब 18 साल 19 साल हो गए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान खुद आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा है। आज जैसे सियालकोट के ऑर्डिनेंस डिपो में इसी महीने में आपको याद होगा कि पेशावर की शिया मस्जिद में भी बड़ा आतंकी हमला हुआ था, 63 लोग मारे गए, करीब 200 लोग जख्मी हुए। ये 86 से खून खराबा और आतंकवाद का दौर पाकिस्तान में से चलता आ रहा है। हम समझते हैं कि चूंकि वहाँ के सिस्टम के अंदर आतंकवाद एक गहरी जड़ें जमा चुका है, उसको अब ISI पाल पोस रही है, वहाँ की सेना उसको पालती है, ट्रेनिंग देती है। अब प्राइम मिनिस्टर तो एक मायने में कठपुतली से ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा थोड़ा रेजिस्ट करेगा। मुशर्रफ ने कोशिश की थी रेजिस्ट करने की थोड़ा, क्योंकि वो आर्मी से ही आए थे, लेकिन उनका क्या असर हुआ। नवाज शरीफ को भी एक समय आकर सेना के आगे झुकना पड़ा, ISI के साथ में झुकना पड़ा। अब कोई भी आए, और वहाँ तो वैसे भी कट्टरपंथी जमानतें बड़ी हैं, वहाँ पर कट्टरपंथ के नेता इतने हैं कि वहाँ पर सिक्का उसका चलता है। पाकिस्तान में जो कश्मीर की बात करे, ऊंचे नारे लगाए, कंधार मामला किसी छुपा नहीं है, किस तरह पाकिस्तान में साजिश बुनी गई, मौलाना मसूद अजहर, ये तमाम लोग कैसे रिहा हुए, सब चीजें सबके सामने हैं। मैं समझता हूँ ये हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान को इतना खौफ जरूर है हमारे मुल्क के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि अगर वो जरा भी हरकत करेंगे तो उसको खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन भारत सरकार को इस पर पैनी नजर जरूर रखनी होगी, क्योंकि हमारा हमसाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर हो जाए तो जो नया आएगा वो हमसे रिश्ते दिखावे तौर पर दूर बनाने की चाहेगा कि हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है, इकहत्तर की जंग उसका एहसास है उनको। लेकिन अंदर ही अंदर चूंकि उनका कोर इशू आतंकवाद है, कोर इशू उनका कश्मीर है, तो इसलिए हम ये सहज नहीं मान सकते कि जो नया नेतृत्व आएगा पॉलिटिकल, वो बिना ISI और पाकिस्तानी सेना की बैसाखियों के बिना चल पाएगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है। इंदुकांत जी, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि पाकिस्तान अपनी सारी मनमर्जी कर लेता है। देखिए, रूस के पास चला गया, अमेरिका को बिल्कुल एकदम अंगूठा बता दिया और चीन के पास चला गया, फिर चीन को अंगूठा बता दिया, रूस के पास चला गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन पाकिस्तान मन की जो चाहे वो कर लेता है। और अब तालिबान भी कहीं ना कहीं निरंकुश है, और अगर एक निरंकुश सत्ता कहीं पाकिस्तान में भी आती है तो कहीं ना कहीं एक खतरा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, और ख़ास तौर पर भारत के लिए। चंद्रशेखर जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान अभी खतरा नहीं, पाकिस्तान तो आप देखें पिछले कम से कम मान के चलिए कि 40 वर्षों से खुलेआम पूरी दुनिया की ताकतों के लिए, दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए खतरे का सबब है, क्योंकि उसको आतंकवाद की नर्सरी मानते हैं पूरी दुनिया में। आप देखिए, लादेन कहाँ मिला? एबटाबाद में मिला, पाकिस्तान में। जितने भी तरह के तंजीमें हैं आतंकवाद की, उनका प्रशिक्षण वहाँ पे होता है। ईरान में आतंकवादियों का प्रशिक्षण करके वहाँ जाते हैं। अफगानिस्तान में सप्लाई होता था, जम्मू कश्मीर में होता था, रूस के चेचन्या में होता था। इवन आपको बताऊं, जो उसका सबसे गहरा दोस्त है चीन के भी जो मुस्लिम प्रांत थे, वहाँ पे भी ऐसी शिकायतें आई थी कि यहाँ से ट्रेनिंग करके लोग जाते थे। तो दुनिया में आतंकवादी अगर कहीं हरकतें होती हैं, लंदन में विस्फोट हुए तो उनके कनेक्शन जो है पाकिस्तान से मिले। ऐसे में आज पाकिस्तान का किसी भी मुल्क में कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लोग पाकिस्तान को हमेशा शक की नजर से देखते हैं। आपने देखा अभी हाल में यूक्रेन में जो घटनाएं हो रही थी, वहां से लोगों को जाना था, किसी पाकिस्तानी को कोई प्रोटेक्शन यूक्रेन की सरकार ने या रूस में, जहाँ खुद इमरान पहुंचे थे, कोई मदद नहीं की गई। उनको मदद कब मिली? जब उन्होंने भारतीय तिरंगा उठाया। जिस भारतीय तिरंगे का जम्मू कश्मीर में तमाम अलगाववादी संगठन अपमान करते रहे थे लगातार, देश में भी कई जगहों पे आप जानते हैं लोग पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं।
उसी पाकिस्तान के लोगों को यूक्रेन से भागने के लिए भारतीय तिरंगा हाथ में लेना पड़ा। ये अपने आप में दुनिया के लिए एक सबक है कि जो आपने भी चर्चा की, जो स्थायी डिप्लोमेसी की नीति लेके चलता है, जो शांति सौहार्द की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, दुनिया में उसकी हमेशा पूछ होती है और उसको हमेशा जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और अगर उसकी लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा स्ट्रांग लीडरशिप हो, जो दुनिया में इस समय माना जाता है कि जितने भी राष्ट्र है बड़े, उनके जो नेतृत्व हैं उनमें सबसे अधिक सम्मानित कोई पर्सनालिटी है तो उसमें वन ऑफ दोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। आपने यूक्रेन विवाद में देखा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी उनसे बात की, यूक्रेन के जेलेंस्की ने भी बात की, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने बात की, जापान के प्रधानमंत्री भी खुद यात्रा पे आए हैं और उन्होंने इस बात पे, यूक्रेन के विवाद पे प्रमुखता से भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। जो जेलेंस्की लगातार जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के मामले पे, तमाम मामलों पे भारत का विरोध करते थे, वो आज भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जो जहाँ पे देखिए लोकतंत्र है, जहाँ पे मजबूत शासन व्यवस्था है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा स्ट्रांग लीडरशिप है, वहाँ पे और जहाँ पे कठपुतली सरकारें चलती रही हैं आजादी के बाद से, अलग होने के बाद से, मुसलमान के नाम पे, इस्लामिक राष्ट्र के नाम पे राजनीति की जाती है, हिंदुओं को सताया जाता है, ईसाइयों को तबाह किया जाता है, यहूदियों को मारने की कोशिश की जाती है, सिखों के जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है, उस देश को आखिर कौन महत्व देगा, कौन पूछेगा? इसीलिए आज पाकिस्तान की ये हालत है। और आप विश्वास करिए कि उनके अंदर बलूचिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान के शासन का विरोध होता है, इवन पीओके में जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो असली लोग हैं, मूल लोग हैं, वो पाकिस्तान के शासन का, वहाँ की सेना का विरोध करते हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है। वहाँ पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों से ला करके लोगों को बता दिया गया उनको अल्पसंख्यक बनाने के लिए। ऐसे में जिस दिन पाकिस्तान में सत्ता के सूत्र और कमजोर होंगे, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, जिनमें से कुछ टुकड़े रिक्वेस्ट करके, अनुरोध कर करके भारत के साथ भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आशुतोष शर्मा जी, इमरान खान ने अपने समर्थकों को बुला लिया है और कहीं ना कहीं कल एक बड़ा फैसला हो सकता है। और फिर एक बयान और दिया है कि मैं आलू टमाटर के दाम नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। तो अगर जिस लिए बने थे वो काम भी कुछ हो नहीं पाया है, तो क्या लगता है कि क्या ऐसा उल्लेखनीय काम है जो इमरान खान कह सकते हैं कि ये काम कर दिया है जिसके बल पर उनका बचाव हो जाए? आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने कुछ कार्य नहीं करा? इतना बड़ा कार्य करा जिसको कि हम अनदेखा कर रहे हैं। पाकिस्तान को बंगाली के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया, कम काम है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले क्या थी और आज क्या पाकिस्तान का हाल हो गया है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसकी जनता को बहुत देर में इस चीज का एहसास हुआ कि इमरान उनके साथ क्या कर गए हैं। तो वो जनता की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड बाय ISI एंड पाकिस्तान आर्मी, और वो राजनीतिक नेता नहीं है, गाड़ी इसके रहे, राजनीतिक है। और जनता को कुछ अर्से के बाद अब बड़ी अच्छी तरह से एहसास हो गया कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय क्या स्थिति है। आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है सब जीरो हो गई है। कोई भी देश आज उसको उधार से पैसा देने के लिए मदद के लिए तैयार। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज हटे कल हटे, हटना तो है ही है। जैसे मेरे साथ ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे और उसका कुछ एक हिस्सा जो पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान को मिलना चाहिए वो हिंदुस्तान से मिलने होने के लिए तैयार है। वहाँ की जनता प्रशासन से बहुत नाखुश है। जिस तरह की आर्थिक स्थिति वहाँ पे पाकिस्तान में चल रही है, खाने पीने की चीजों की आसमान तो छू रही है और साधारण जनता जो है खान पान को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। जनता चाहती है कि शासन कोई अच्छा राजनीतिक नेता आए, लेकिन जो भी नेता आएगा, जैसा जनता के मन में विश्वास बन चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं भी आतंकवाद होता है। रिसेंटली हमने देखा लंदन में बम धमाके हुए, अमेरिका में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें पाकिस्तानी के लोग उसमें लिप्त पाए गए थे और वहाँ पर भी देखा कहीं ना कहीं उनका लिंक जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता लग गया कि पाकिस्तान असलियत में क्या है। मैं कितना भी अपने को अच्छा कहता हूँ, लेकिन जनता में किस रूप में दिख रही है पाकिस्तान को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर तरह से आका जा रहा है। विश्व के नेता इसको बहुत अच्छी तरह जान गए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत काफी बड़ी है। जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया में एक ही सूरज है, देयर इज ओनली वन सन इन द वर्ल्ड एंड देयर इज ओनली वन लीडर इन द वर्ल्ड एंड दैट इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो एक कंट्री विच जो एक देश जिसने भारत पे 190 साल वर्ष शासन करा, उसका प्रधानमंत्री अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है तो भारत के लिए बहुत पक्की बात है। और निश्चय ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चहुमुखी विकास करा है और आगे विकास के अग्रसर है। बिल्कुल। सतीश वर्मा जी देखिए, सेना और आईएसआई जिसके खिलाफ हो जाए पाकिस्तान में, वो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो इमरान खान ने अपने समर्थकों को बुला लिया राजधानी में, तो क्या लगता है कि क्या आस बची है इमरान खान के पास जिसके दम पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, जब आदमी की सत्ता हिलने लगती है तो वो अंतिम तक प्रयास करता है कि किसी तरह मेरी सत्ता बच जाए। लेकिन हमें लगता नहीं, क्योंकि इस समय सेना जो है बड़ी चालाकी के साथ तथ्य की भूमिका में है। वो अभी देख रही है, वो कहीं उसका कोई बयान नहीं आया। देखिए, पिछले कितने अरसे में ना सेना का ना आईएसआई की और किसी की ओर से कोई बयान नहीं आया कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। इसका मतलब सेना अभी अंदर तो भीतरी तौर पर कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, जिसका अभी खुलासा नहीं हो सकता आने वाले दिनों में सामने वो चीजें आ जाएं। मैं एक उदाहरण दूंगा आतंकवाद का कि घाटी में दो तरह के हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन बने। एक चरमपंथी जिसमें सैयद अली शाह गिलानी नेतृत्व करते थे, उसी रीजन में मर गए। दूसरे हुर्रियत के वो लीडर थे जिसमें आजकल मीर वाइज उमर फारूक है। उसी घटक के एक बड़े नेता थे अब्दुल गनी लोन। वो मुशर्रफ जब राष्ट्रपति थे अपने बेटे की शादी करके जम्मू लौटे थे, तो जम्मू मैंने उनसे बात की, शायद उनसे मेरा ही आखिरी इंटरव्यू था। मैंने कहा भी क्या मुशर्रफ से बात थी? उनका देखिए कोड देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसके 2 दिन बाद वो मारे गए थे कश्मीर में। उन्होंने मुशर्रफ से कहा कि आप लश्कर ताइबा के जिन घोड़ों पे सवार हैं, यही आपको किस दिन कुचलेंगे। आप देखिए, वो तो 2 दिन बाद मर गए, लेकिन उसके बाद लश्कर ने 2-3 बार अटेम्प्ट लिए जनरल मुशर्रफ को मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत में जो बैठे एलिमेंट्स हैं वो डरते नहीं है टेररिज्म से, उनको भी खौफ है क्योंकि उन पर भी हमले होते हैं। और ये सारा एक नेटवर्क, एक जाल बुना हुआ है थ्रू आईएसआई कि जो हमें सूट नहीं करेगा, अगर तरीके से नहीं उतरेगा तो हम दूसरे तरीके से उतार देंगे। ये वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को मालूम है। तो मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है, जो मैं 2 बार की यात्राओं में मैंने देखा वहाँ के जमीनी हालात, वहाँ पर हर आदमी मुझसे यही कह रहा था, अरे वर्मा साहब, यहाँ पर कहने के लिए नवाज शरीफ हो, भले जनरल मुशर्रफ हो या कोई हो, लेकिन हुकूमत चलाती है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई फंडेड बाय, क्या नाम उसको फंड करती है, आतंकवादी तंजीमों को फंड करती है। तो मैं समझता हूँ सत्ता किसी की भी आए, भले ये सत्ता बचाने में कामयाब हो, जो हम यहाँ तक कहते हैं, लेकिन सेना की तलवार हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में पाकिस्तान में लटकी रही है और आगे आने वाले समूह में भी लटकी रहेगी, क्योंकि किसी में दुस्साहस नहीं है कि सेना के खिलाफ जाकर भारत के साथ बेहतर रिश्ते वास्तव में बनाने की कोशिश करें। देखिए इंदुकांत दीक्षित जी, जो बात सतीश वर्मा जी ने कही, आशुतोष शर्मा जी ने कही, ये कहीं ना कहीं बीच में एक बात छूट रही है कि भारत के साथ स्वस्थ संवाद कायम होने में अगर यही सब होता रहा तो एक लंबा दौर लग जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, जब तक पाकिस्तान में कोई एक स्थायी और वास्तविक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं आएगी, या फिर जैसा जियाउल हक का शासन था जो सेना से आए थे और पूरा कंट्रोल था उनका शासन व्यवस्था पे, या फिर कुछ प्रारंभिक दौर में मुशर्रफ के हाथ में था, तो कोई भी एक शासन तंत्र वहां आए, देखिए भारत पाकिस्तान में लोकतंत्र ला सकता है या हटा सकता है, नहीं। भारत इसके लिए लोगों को, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, फिर कैसे संवाद स्थापित होगा और फिर ये इंतज़ार कब खत्म होगा? क्योंकि हम जिस स्वस्थ परंपरा को चलाना चाहते हैं वो कहीं पाकिस्तान से वापसी में उम्मीद नहीं की जा रही, और ऐसे में जब सेना और आईएसआई हावी हो रही है तो बिल्कुल उम्मीदें टूट जाती हैं। बातचीत की बात है चंद्रशेखर जी। देखिए, मैंने जो बात अभी कह रहा था मैं कि पाकिस्तान जैसे देश से कभी भी बातचीत तभी सफल होगी जब कभी वहाँ ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसके हाथ में सारे सूत्र हों। सारे सूत्र का अर्थ कि वो ही उसको ही सेना रिपोर्ट करती हो, उसको ही आईएसआई रिपोर्ट करती हो, और उसके हाथ में ही डेमोक्रेसी का जो उनका संसदीय व्यवस्था है उसका भी सूत्र हो। ऐसी शासन व्यवस्था कुछ दिनों के लिए जियाउल हक के हाथ में थी। ऐसी शासन व्यवस्था प्रारंभिक दिनों में कुछ दिनों के लिए मुशर्रफ के हाथ में थी। और ऐसा माना जाता है कि जब वाजपेयी थे भारत में और मुशर्रफ थे पाकिस्तान में, तो बहुत राजनीतिक, दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक दौर ऐसा आया था कि भारत और पाकिस्तान लगभग एक शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध और समझौते के बिल्कुल कगार पे आ गए थे, और शायद हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म हो जाती। लेकिन ये चूंकि वहाँ के तत्वों को मंजूर नहीं था तो उन्होंने वहाँ से हटा के बाहर कर दिया। मुशर्रफ को पहले दबाव में लिया कि ऐसा कोई समझौता न होने पाए, और समझौता ऑलमोस्ट हो चुका था, जिसमें लोग कहते हैं कि ये था कि जो एलओसी है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाए, कुछ थोड़ा बहुत लेन देन करके। और आखिरकार हम 70 साल से तो उसी सीमा पर बैठे हैं, चाहे उसको एलओसी कहे, और उसके बाद दोनों तरफ तमाम सामरिक खर्चे होते हैं। लेकिन खैर वो बात तो बीती हो गई। आपका जो सवाल है कि जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा पाकिस्तान में, तब तक उससे कोई भी सार्थक बातचीत नहीं हो सकती है। और लोकतंत्र वहाँ मजबूत हो ये बहुत संभव दिखता नहीं हाल फिलहाल, क्योंकि वहाँ जिहादी ताकतें, इस्लामिक ताकतें, धर्म के नाम पे हिंसा करने वाली ताकतें काबिज हैं, और उन्हीं की बात चलती है। प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल। आशुतोष शर्मा जी, लाखों समर्थकों को बुला लिया है इस्लामाबाद इमरान खान ने, और बावजूद इसके अगर फिर भी सेना के पास सत्ता चली जाती है, कहीं ना कहीं सेना समर्थित किसी व्यक्ति के पास, तो भारत के खिलाफ तो फिर जहर उगला जाएगा। पाकिस्तान का जो भी नेता आता है वो केवल भारत के खिलाफ जहर उगल के ही आता है। वहाँ पे और कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक मुद्दा है। पाकिस्तान में अगर आपको सत्ता पे आना है तो भारत के खिलाफ जितना ज्यादा से ज्यादा दुष्प्रचार करें, आप उतने जल्दी सत्ता को हासिल कर लेंगे। जनता को अभी तक पिछले 70-75 वर्षों में गुमराह किया गया है। मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ के पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने मेरे से बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि इस चीज पे शेष लगा दी कि भारत में स्कूटर जैसी चीज नहीं बन सकती। वो इस चीज पे हैरान थे कि भारत में इतनी तरक्की भी हो सकती है। और ये बात लगभग आज से 35-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान में था तो वो इस चीज पे हैरान थे कि भारत अपने देश में कोई भी चीज कैसे बना सकता है। तो जनता को इतना गुमराह किया गया है भारत की वास्तविकता नहीं पता कि भारत कहाँ से कहाँ है। भारत आज से 20 साल पुराने नहीं है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को काफी सुधार के काफी अपना ऊपर आया है। पाकिस्तान सबसे नीचे जा रहा है। पाकिस्तान में जनसत्ता को, जनता का कोई नेता नहीं आ रहा, वो हमेशा पाकिस्तान की आ रही है और ISI उसको अपॉइंट करती है और आतंकवाद को वहाँ पे फैक्ट्री
के रूप में उस दर्जा दिया गया जिसको वहां की सेना पश्चिम करती है विदेशों में जाकर के आतंकवाद को फैलाने के लिए। आप जब भी चाहते हैं कि इमरान खान के बाद दूसरा नेता है, दूसरा नेता किस मुद्दे पर आएगा आप बताइए, उसको जनता किस चीज पे चुनेगी? क्या वो ये कहेगा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने जा रहा हूँ? जो आपके मन में पिछले 70-75 वर्षों में जहर उगल के दिमाग में भर दिया गया कि वहाँ के जनता में बच्चे में ये पता है कि भारत के प्रति नफरत पैदा की जाए, तो उस सब चीज को बदलने में बड़ा समय लगेगा। और एक अच्छा सुशासन का है, जैसे कि कहा कि माननीय मुशर्रफ जी के टाइम में एक समझौता होने वाला था, जो होता रह गया। वहाँ के मिलिट्री शासकों ने उनको को साइन करने के लिए मना कर दिया और मुशर्रफ को आगरा से ही सीधा इस्लामाबाद लौटना पड़ा, जबकि वो अजमेर शरीफ की दरगाह को विजिट करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, उनको दौरा अधूरा छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान में अच्छा है वो माहौल क्रिएट किया जाए, वहाँ की जनता को बताया जाए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं, किस चीज पे देश का विभाजन हुआ और कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ आज हम है। भारत के जो वहाँ पे भारत के मूल के हिंदू लोग जो थे उनकी संख्या कैसे दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है, आतंकवाद कैसे हिंदू लोगों को, हिंदू के धार्मिक स्थलों को तोड़ तोड़ करके खराब करता जा रहा है, ये सब चीजें उनकी भारत के प्रति जो नफरत है उसको दर्शाता है। और अगर पाकिस्तान को अपना सुधार करना है तो पहले अपना अंतर स्थल को इंट्रोस्पेक्ट सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे अपने भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया जाए और देश के पाकिस्तान के देशवासियों को कैसे हम एक अच्छा शासन प्रदान कर सकें। इमरान खान इसमें पूर्ण रूप से सफल रहे, क्योंकि नेता थे नहीं, कश्मीरी बने रहे, जैसा जिसने कहा आईएसआई ने कहा तो आईएसआई को कहना माना और मिलिट्री ने कहा तो मिलिट्री। इमरान खान को अपना सही सदुपयोग नहीं कर पाए और इमरान खान का जाना जैसा कि है कुछ ही दिनों में सुनिश्चित हो चुका है। कुछ नया नेता आएगा, सोचेगा समझेगा, अपने भारत के प्रति क्या स्थिति अपनानी है उसको सोच समझ करके कोई बयानबाजी करने की पड़ेगी, पहले की तरह नहीं है। भारत आज पहले भारत बहुत और हम भी चाहते हैं कि दोनों देश अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में रहे। जो जिसका है, जो जिसकी चीज आपसे लीजिए, हमारी इस्तेमाल को शांतिपूर्ण रही। जो पैसा आप अपना बाहर से हथियार खरीदने पर खर्च कर रहे हैं, वही अगर देश के विकास पे, नागरिकों के भलाई के लिए खर्चा किया जाएगा तो देश का बहुत सुधार हो सकता है। पाकिस्तान भी अच्छे रास्ते पर आ सकता है। मैं समझता हूँ अपनी अर्थव्यवस्था का पैसे का काफी बड़ा हिस्सा वो हथियारों को खरीदने पर खर्च कर रहे हैं और खुशहाली के दौर पे आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज उसमें बढ़ता जा रहा है, ब्याज भी देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। ज्यादा दशक क्या हो। सतीश वर्मा जी, देखिए आशुतोष जी ने ये कहा कि नया कोई आएगा तो क्या कह के आएगा कि भारत के संग क्या रिश्ता रखेंगे, या नया जो व्यक्ति खड़ा होगा, जो नया मुखिया होगा, उसके पास क्या एजेंडा होगा? देखिए, मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई नया सरबराह आए, कोई नया मुखिया आए, प्रधानमंत्री आए, कोई आए, उसको सेना के साथ तालमेल करके चलना ही पड़ेगा। सेना की बात प्राथमिकता से माननी ही पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं कि जिया की मैंने जो पढ़ा और देखा, सुना पाकिस्तानियों से, जिया की जब हुकूमत आई उसने जितने जमायत इस्लामी कट्टरपंथी है सब फौज में भर्ती कर दिए। फौज में जो कट्टरपन की तेजी से शुरुआत हुई, ये जिया की दौर से शुरुआत हुई, ये सबको मालूम है। लेकिन उसका हशर क्या हुआ, वो जहाज हादसे में मारा गया। मुशर्रफ में बुनियादी फर्क क्या था जियाउल हक में? मुशर्रफ ने वहाँ की जो लाल मस्जिद है, पाकिस्तान की बड़ी विवादित जगह है, वो वहाँ पर कट्टरपंथियों को तैयार कर रही है। मुशर्रफ ने उस लाल मस्जिद पर रोक लगाने की, यानी मान लीजिए एक मायने में कोट एंड कोट हमला करने की कोशिश की थी और कराया भी था, जिसका खमियाजा मुशर्रफ को भुगतना पड़ा हमलों के रूप में। तो मेरा ये मानना है कि कोई प्रधानमंत्री आए, जब तक जो क्रक्स है, जब तक वो सेना उसको अपना आशीर्वाद नहीं देगी, आईएसआई के साथ बेहतर रिश्ते नहीं होंगे, क्योंकि आईएसआई ही वहां पर पाल पोस रही है आतंकी तंजीमों को भारत के खिलाफ, कश्मीर के मुद्दे पर। इसलिए ये कहना बड़ा अभी कठिन लगता है कि नया जो भी वहां प्रधानमंत्री आएगा या इमरान खान भी बच जाते हैं इस मुसीबत से, तो वो भारत के साथ रिश्ते बनाएंगे बेहतर, ये मुश्किल है। वो कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। मजबूरी में ध्यान दिए जाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को देखो, अगर भारत का लोकतंत्र तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो फिर ये जंग किस बात की है, ये सरहदों पर गोलियां क्यों है, ये आतंकवाद क्यों है, क्यों 10-12 13-13 साल के
जो बच्चे आगे जाके अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने से कश्मीर में, उनको क्यों आतंकवाद की अंधी गली में धकेला जा रहा है? आज जो एनकाउंटर कश्मीर में होते हैं उसमें सेना को भी दुख होता है, ऑपरेशन जो चलाते हैं सीआरपीएफ को दुख होता है, तो दुख होता है कि मुठभेड़ में एक 16-17 साल का लड़का मारा गया आतंकी, जिसकी लाइफ अभी 4 दिन पहले बना था आतंकी। आप देखिए, ये एक कोर एजेंडा है, इसको गहराई से मानना चाहिए और बिना वहाँ की सेना और आईएसआई के बिना कोई प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका कोई पाकिस्तान की। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत दीक्षित जी, सतीश वर्मा जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में सियासी उठापटक जारी है। अब इमरान खान अपनी कुर्सी बचा जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरे दुनिया में मशहूर होगा कि सेना पाकिस्तान की कमज़ोर हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना उतनी कमज़ोर दिखती नहीं है। लेकिन देखना होगा कि अब आने वाले सप्ताह में आखिर हालात क्या होते हैं। बहरहाल, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।